हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम और टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम एनपीएसएल तारापुर साइड पर जो प्लान टू फेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसका शिफ्ट 2 का एडवांस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, वो पार्ट 1 था और आज का ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 9 तक के अंकों से बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या होगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 3 डिजिट फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 to 9? 1 से लेकर 9 तक के अंक से बनने वाले 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अंक आपके पास है 9, तो आपको 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप 3 स्थान मानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 स्थान मान लिए हैं। तो यहाँ पर कितने अंक आ सकते हैं? यहाँ पे पूरे 9 के 9 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पर भी 9। तो आपको आंसर ज्ञात करने के लिए 9 इंटू 9 इंटू 9 करना होगा। आपके आंसर आएगा 729। और एक आंसर आपके तब आएगा जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, जब आपके डिजिट रिपीट ना होते हो, उस टाइम आपके 3 अंकों की कितनी संख्या होगी? तो वो होगी आपके पहले स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं? 9। उसके बाद बच्चे कितने? 8। तो दूसरे स्थान पर 8 आ सकते हैं और तीसरे स्थान पर 7। क्योंकि यहाँ पर अंक रिपीट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, द्विपद प्रमेय में किसका प्रयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड टू बाइनोमियल थ्योरम? व्हाट इज यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम? तो द्विपद प्रमेय में पास्कल त्रिभुज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एपेक्स का अवकलन x बराबर 10 पर क्या होगा? और आपको वहाँ पर एग्जाम में एपेक्स दिया हुआ था, एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर कोष्टक है। आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x, और आप 2 का अवकलन करेंगे वो आएगा 0। यदि आपने अवकलन पढ़ा होगा, अपने 11th के अंदर अवकलन टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि अवकलन किस प्रकार से करते हैं। 2 इंटू आपके x की वैल्यू दी हुई 10, तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 20। आंसर 20। और एक्स स्क्वायर का अवकलन x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर पाई आर स्क्वायर तो त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए आपको ज्ञात करना रहता है डी ए बाई डी आर। आपको एरिया का त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, डी बाई डी आर, और आपके ए की वैल्यू है 2 पाई। और आपके यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है तो पाई यहाँ पे बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का अवकलन होता है 2r। आपके इसका आंसर आएगा पाई इंटू 2r। इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर। आपके आंसर है 2 पाई आर। और यहाँ पर आपके अवकलन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मीनार की ऊंचाई 2√3 है और यदि इसकी छाया 2 मीटर है, तब
उन्नयन कोण का मान बताइए। इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 2√3 एंड इफ इट शेडो इज 2 मीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई दी हुई है वो है 2√3, 2√3, और इसकी जो छाया बनती है यानी इसके मूल बिंदु से छाया की दूरी है 2 मीटर। तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला। तो आपके यहाँ पे ये आधार है, ये लंब और एक कर्ण। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर लंब बटा आधार करेंगे, ये आपके होता है tan थीटा, और आपके लंब की वैल्यू है 2√3, और छाया की लंबाई यानी आधार की लंबाई है 2, और इसके इक्वल में tan थीटा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 = tan थीटा, और tan थीटा √3 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 60 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था। यदि आपको कुछ डाउट रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको cos -1710 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos 1800 - 1710, और ये आपका आएगा cos 90, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपके 0। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है 0। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, cos 2π ± थीटा, इसकी वैल्यू आती है आपके cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त पर 3 बिंदु 5, 2, 2 - 4, 1, 2 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इफ देयर आर 3.52, 2 - 4, 1, 2 ऑन ए सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8, नायलॉन क्या है, व्हाट इज नायलॉन। नायलॉन एक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान होता है द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर मेटल इज। आपके इसका करेक्ट आंसर है अनंत। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान अनंत यानी इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ग्राम विलेय 18 ग्राम पानी में घोला जाता है तो इसके संबंध में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत होता है आपके मास परसेंट विलेय का भार बटा विलियन का भार। और विलियन होता है विलेय प्लस विलायक। यहाँ पर विलेय है 2 ग्राम, विलायक है 18 ग्राम। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है विलायक। आपको यहाँ पर मास परसेंट ज्ञात करना है। तो आपके विलेय का भार है 2 ग्राम, और विलियन का भार है विलेय प्लस विलायक, तो 2 + 18 20, और यहाँ पे इंटू में 100 या परसेंट ज्ञात कर रहे हैं, इक्वस टू 2/20 × 100। आप इसको सोल्व करेंगे
0 से 0 और 2 से 2, तो आपके करेक्ट आंसर आएगा 10%। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इलेक्ट्रोलाइसिस? आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैल्शियम, Ca। कैल्शियम धातु को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि जो अन्य धातुएं हैं जैसे कि सोडियम, कॉपर, Ag, इन सभी को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी धातुओं को इनके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आप कैल्शियम को विद्युत अपघटन विधि यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 12, एक पासा फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिस्क इज थ्रोन विथ लेस देन 5 मार्क्स। तो आप सभी जानते होंगे कि पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो ये आपके कुल परिणाम इस प्रकार हैं, और इसमें ये कहा गया है कि 5 से कम, तो 5 से कम कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल, यहाँ पर अनुकूल परिणाम होंगे 4, 1 2 3 4, ये चारों हैं। ये यहाँ पे कहा गया है 5 से कम, और आपके कुल कितने हैं? तो कुल परिणाम है 6। कुल कितने हैं? 6 हैं। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आपके अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 6। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 2/3। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.66, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 7 लड़के 5 लड़कियों में से 5 का चयन करना है। न्यूनतम एक लड़का एवं एक लड़का अवश्य हो तो कुल संख्या होगी। आउट ऑफ बॉयज 7 and 5 गर्ल, टू सेलेक्ट 5 if minimum 1 boy are required, then the total number will be। ये आपके संचय का सवाल है। यदि आपको n वस्तुओं के समूह में से r वस्तुओं को चुनना है तो NCR, n फैक्टर, r फैक्टर और n-r फैक्टर, इस सूत्र से आप चुन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं। तो आपके कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। यदि आपने 7 लड़कों में से एक लड़के को चूज़ किया तो 7C1, और 5 लड़कियों में से 4 लड़कियों को चूज़ किया तो ये आपकी एक कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है 7C2, 5C3, ये दूसरी कंडीशन है। इसके बाद आपकी तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? आपने 7 में से 3 लड़कों को और 2 लड़कियों को चुना, 5C2। एक कंडीशन ये होगी आपकी अगली कंडीशन 7C4, आपने 7 में से 4 लड़कों को चुन लिया है और 5 में से एक लड़की, 5C1। एक कंडीशन ये हो सकती है 7C5 into 5C0। जब आप इनको सोल्व करेंगे, अभी जो मैंने आपके साथ में सूत्र आपको समझाया था उसमें आप वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि 7C1 की वैल्यू क्या होगी, तो 7 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और 7 - 1 जो 6 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 into 6 फैक्टोरियल।
और इसके अपॉन में 6 फैक्टोरियल है तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 35, 7 इंटू 5 प्लस यहाँ से आपको वैल्यू प्राप्त होगी 21 इंटू 10 और यहाँ पर आपको वैल्यू प्राप्त होगी 35 इंटू 10 और यहाँ पर इस कंडीशन से आपको वैल्यू प्राप्त होगी 35 इंटू 5 और इस कंडीशन से आपको संख्या प्राप्त होगी 21। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आप ये करेक्ट आंसर आएगा 791। 791 तरीकों से आप इनका चयन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराने पर उसका पथ होगा द पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इंटर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सरल रेखीय। सरल रेखीय। यदि कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है सरल रेखीय। यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है दीर्घ वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रश्न आपके अति परवलय से पूछा गया था। अति परवलय और एक क्वेश्चन था आपके 16, आपको ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई थी, वो वैल्यू थी आप 2i प्लस 3j। आपको बी की वैल्यू वहाँ पे गिवन थी 4i प्लस 6j। तो आपको ज्ञात करना था वो a प्लस बी का परिमाण ज्ञात करना था, यानी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपको इनको ऐड करना होगा। 2i प्लस 4i तो 6i, 3j प्लस 6j तो आपके यहाँ पर आएगा 9j और ये आपके a प्लस बी की वैल्यू है। आपको इसका मैग्नीट्यूड याद करना है तो इसके लिए आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये आपका आएगा 36 और ये आपके 81। अब इनको ऐड करेंगे तो आपकी ये आएगा 711। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है अंडर रूट 117। क्वेश्चन नंबर 17 आपके मेलस का जो नियम है उसके ऊपर पूछा गया था। कैंडिडेट ने पूरा क्वेश्चन सेंड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है 1s2 2s2 2p2। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन आपके E बराबर 3/2 kT इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपके 20 नंबर का, उसमें आपको m की वैल्यू दी हुई थी 2 kg, t आपके था 2 सेकंड, u दिया हुआ था आपके 9 मीटर प्रति सेकंड, v दिया हुआ था 15 मीटर प्रति सेकंड और आपको f ज्ञात करना था। फाइंड f। f ज्ञात करने के लिए आप सूत्र काम में लेंगे f इक्वल्स टू m
वी माइनस यू अपॉन टी। एफ टू इंटू वी की वैल्यू है आपके 15, यू की वैल्यू है 9, टी आपके 2 है। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं आपके इसका आंसर आएगा 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वेश्चन आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से पूछा गया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होती है आपके O-2 F-1 Ne Na प्लस Mg प्लस। इन सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है 10। इसीलिए इस सीरीज को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्वेश्चन नंबर 22, एक क्वेश्चन आपके समांतर माध्य और कोणोत्तर माध्य से पूछा गया था। इसके अलावा और कौन सा था? एक था आपके क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपको ए बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्तक ज्ञात करना था। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी का ट्रांसपोर्ट डॉट ए का ट्रांसपोज। ये आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सवाल पूछा गया था। कहता क्वेश्चन नंबर 24, एफ बराबर के एक्स। यहाँ पर एफ है फोर्स, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स यहाँ पे है लंबाई में परिवर्तन। तो आपसे यहाँ पर एफ की वैल्यू दी हुई थी, एक्स की वैल्यू भी दी गई थी और आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी थी, के बराबर एफ अपॉन एक्स। द क्वेश्चन नंबर 25, आपको एक समचतुर्भुज दिया हुआ था, उसका आपको एरिया दिया हुआ था और उसके साथ में उसका विकर्ण भी दिया हुआ था, एक विकर्ण, और आपको उसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था। कोई भी एक धातु है, वो है कार्बनिक अम्ल। से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर था हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, और अकार्बनिक अम्ल के जो एग्जाम्पल हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। एक क्वेश्चन आपके रायमल टीमाम अभिक्रिया से पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि NOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 की अभिक्रिया फिनोल से NOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो आपको जो उत्पाद प्राप्त होता है वो तो प्राप्त होता है सैलिसिलिक एसिड। और उसमें ये पूछा गया था कि इसमें से सक्रिय सतह यानी एक्टिव इंटरमीडिएट के रूप में कौन काम करेगा? तो आपके CH-Cl3 यहाँ पर कार्बन में चेंज होता है CCl2 और यह एक सक्रिय सतह के रूप में कार्य करता है। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा CCl2। यहाँ पे 2 ऑक्टी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर आपके ऑप्शन इस प्रकार पे देखने को मिल सकता है CH2Cl2। तो ये भी एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर माध्य और समांतर माध्य का सवाल इस प्रकार था।
अर्थमेटिक मीन यानी एम की वैल्यू आपको दी हुई थी 50 और जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन, इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी 30। जो आपके अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है एस सी ए प्लस सी बाई 2, यह आता है आपके मीन। और ज्योमेट्रिक जो मीन होता है वो होता है आपके बी बराबर अंडर रूट ए सी, 30 अंडर रूट ए सी। और यहाँ पर एस सी ए प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 50। तो ए प्लस सी आपके आ जाएगा 100। यहाँ से आपके एस सी आ जाएगा 900। यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ए प्लस सी 100 है और एस सी 900 है। तो आप ये मानते हैं कि यदि ए 90 है और सी 10 है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 100 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एस सी आएगा 900। तो यहाँ पे ए और सी इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है सी की वैल्यू 90 हो, ए की वैल्यू 10 हो, पर आपके यहाँ पर जो ए और सी की वैल्यू आएगी वो आएगी, ए की वैल्यू आपके आएगी 90 और सी की वैल्यू आएगी आपके 10। ये क्वेश्चन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कैंडिडेट द्वारा सेंड की गई वैल्यू डिफरेंट होगी तो आंसर भी डिफरेंट आएगा, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और एक क्वेश्चन आपके आया था आयनिक त्रिज्या से, कैंडिडेट ने जो भी क्वेश्चन सेंड किए थे मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। लगभग हमने अब 40 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था उसको भी चेक कीजिए। और ये पार्ट 2 जिनके भी फ्यूचर में अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।